नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हम वर्क के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें एक सवाल रह गया था हमारे पास जो हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सवाल देखिए। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और जिनके पास वाईफाई हो वो पूरा देखें, जिनके पास ना हो तो वो बढ़ा बढ़ा के देख लें। ठीक है, चलिए आ जाइए सवाल पे। सवाल कहाँ पर था, हम लोग कहाँ पर थे? ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग देख चुके थे, ये पार्ट तक हम लोग का हो चुका था। ये सवाल देखना था, टाइम हो गया था इसलिए मैंने फिर क्लोज कर दिया था। आगे बढ़ाते हैं यहीं से। एग्जाम्पल 5.2, इट इज़ वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। द लेटर इज नोन to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि एक वर्ड आता है लेटर, LATTER, और एक होता है लेटर। ठीक है, तो जब हम लोग लेटर बोलते हैं, मैंने सेकंड वाला जो वर्ड हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग लेटर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बाद में, बाद में। ठीक है, और लेटर जब बोलते हैं तो बाद वाला, चाय वाला नहीं है, बाद वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? पहला वाला वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि बाद वाला। बाद वाला कौन सा था हमारा? रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप है, बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। अगर मेंशन नहीं किया गया होता है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये आता है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा ही आता है। आप चलते हैं अगर ज़मीन पे, आप नॉर्मल जब वॉक कर रहे होते हैं तो आपको एयर रेजिस्टेंस फील हो रहा होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं फील होता है, बट अगर आप बाइक पे चल रहे होते हैं ना, और आपको जब हवा लग रहा होता है तो आपको अपोज कर रहा होता है, तो आपको एयर रेजिस्टेंस बेसिकली फील होता है। रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना हो जाता है। ठीक है, आइए ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करते हैं। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। It hits the ground with the speed of 50 meters per second. What is the work done by the gravitational force? What is the work done by the unknown resistive force? ठीक है, ये हमसे यहाँ पूछा गया हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ठीक है, अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन जैसा दिया हुआ वो आप पढ़ लीजिए। बाकी मैं जैसा सही समझता हूँ मैं आपको उस तरह से बताता हूँ। दोनों ही आपके पास हो जाएंगे कि आप कैसे अप्रोच करना चाहते हैं किसी सवाल को। ठीक है ना, पहला क्या पूछा? What is the work done by the gravitational force? Work done by gravitational force क्या होता है? WG इक्वल्स टू mgh। ठीक है, mg क्या है? फोर्स है, मास इंटू एक्सलरेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, mgh। तो m कितना दे रखा है हमको? 1 ग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जनरली जब हम इसको यूनिट वाइज देखेंगे तो मास को हम लोग क्या लेते हैं? kg में लेते हैं। ग्रेविटी क्या लेते हैं? मीटर पर सेकंड में लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में लेते हैं, और हाइट को क्या करते हैं हम लोग? मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो निकल के आता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, और इससे हम लोग इसका डायमेंशन भी बता पाते हैं, आगे आएगा, बट यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो kg का क्या हो गया? मास हो गया, डायमेंशन। मीटर क्या होता है? लेंथ का होता है, तो लेंथ का हो गया डायमेंशन। स्क्वायर अंदर बाहर कहीं भी रख लीजिए, अपॉन टाइम है, सेकंड स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं t-2। ठीक है, और नीचे वाला आप हटा दीजिए। ठीक, तो ये इसका डायमेंशन हो जाता है। तो जो बेसिक होता है ना, बेसिक जो अपना यूनिट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से डायमेंशन डिटरमाइन होता है। अब इन सब को मिला के जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ जूल। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए सवाल पे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता देता हूँ कि मतलब ध्यान में रखना चाहिए। सर बार बार रिपीट हो जाएगा तो आपको थोड़ा ध्यान में रह जाएगा चीज़। ठीक, वैसे भी डायमेंशन वगैरह तो आगे आना ही था, बताना ही था। ठीक है, पहले बोला 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब kg में लेके चलेंगे इसको। ठीक है, इनटू दूसरा क्या है? हाइट 1 किलोमीटर। हाइट 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को क्या मीटर में लेके चलेंगे? 1000 मीटर। और एक्सलेरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन में नहीं दिया है रे। ठीक है, 10 ही मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ तो 10 मान लेते हैं। अगर दिया हुआ रहता तो आप 9 भी मान सकते थे।
है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, 1000 से 1000 कट गया, ये 10 आ गया, 10 जूल आ जाएगा, 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अब अननोन रेजिस्टिव फोर्स के लिए क्या है कि हमको वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब यहाँ मैंने प्लस लगाया है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टिव फोर्स जो है, जो एयर का लगेगा, वो मूवमेंट के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो ये चीज़ नीचे मूव कर रहा है, तो नीचे को हम प्लस मान लेंगे और ऊपर वाले को हम लोग माइनस मान लेंगे। ये हमारे ऊपर है, हम कैसे मानना चाहते हैं। राइट, जिसको आप प्लस मानेंगे उधर आंसर आपका प्लस में आता है, मतलब उस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और जिधर आप माइनस माने हुए हैं, अगर उधर के लिए तरफ आंसर आता है तो वो लोग वो माइनस वाले डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमने इसके ऊपर वाले को माइनस माना है, क्योंकि चीज़ मूवमेंट नीचे की ओर हो रही है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नीचे की ओर होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी नीचे की ओर होगा, और ये वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की ओर होगा। तो हम जैसे ही इसका निकालेंगे ना, हमको ये पता चल जाएगा कि ये निगेटिव में ही हमको आंसर देगा। ठीक है, चलिए, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/2 mv² माइनस u²। ठीक है, u² तो इनिशियली वेलोसिटी 0 है। अब ये क्लाउड है, ये सवाल क्या था, सवाल ये था कि अपने पास ऐसा सा क्लाउड है। ठीक है, यहाँ से एक ड्रॉप गिरा, ठीक है, ये धरती है, यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा। ठीक है, 90 डिग्री पे गिरा होगा, या थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा भी गिरता है, बट हम 90 डिग्री मान के चलेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो क्या अपना काम थोड़ा अलग हो जाता है। मान के चलिए हाइपोथेटिकली ये 90 डिग्री पे गिरता है, दिस इज ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द क्लाउड। ठीक है, ये यहाँ पे गिरता है। ठीक, अब ये बोला है कि इसकी इनिशियली वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, और v इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 50 दे रखा है शायद, 50 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड। इससे ये स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या लग रहा होगा, इस पर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, इस पर ग्रेविटी लग रहा होगा, है ना। तो ये इसका ये हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि क्लाउड से रिलीज ही हुआ है। फाइनल वेलोसिटी क्या, v² है, तो 1/2, मास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 ग्राम, तो इसको भी हम लोग केजी में लेके चलेंगे, 1/2 1/1000। अब v² क्या है, 50 मीटर पर सेकंड, तो वो तो ठीक ही है, किलोमीटर पर आवर में होता तो मीटर सेकंड में लेके आते। क्यों हम केजी में लेके गए, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि केजी जो है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उसमें केजी आता है, इसलिए हम केजी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने केजी में लेके गए हैं, कि ग्राम में दिया हुआ था, केजी में लास्ट टाइम ही लेके गए थे, वो जो ग्रेविटी का निकाल रहे थे वर्क, उसे भी लेके गए थे, और यहाँ भी केजी में लेके जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज की आंसर जो हमको चाहिए वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में चाहिए, तभी तो हम इसको जूल बोल पाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप, ग्राम में आ जाएगा, मतलब ऐसा आंसर आ जाएगा आपको, गलत वो नहीं होगा, लेकिन फिर आप उसको जूल नहीं लिख पाएंगे। ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, बट इसको आप जूल नहीं लिख पाएंगे। इसको जूल में ले जाने के लिए फिर आपको इसमें 1000 का भाग देना ही पड़ेगा, 1000 का भाग देंगे तभी तो आप केजी लिख पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे। v² कितना है, 50 × 50, 50 × 50। इसमें कोई दिक्कत, सिंपल है, सिंपल ही होता है एनसीईआरटी में। 5 × 25, 2 0 कट गया। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 5/4 आ गया, ये इक्वल्स टू 5/4 आ गया ये। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए आप, भाग देने पर क्या आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। ये सीधा हम जूल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इसको केजी में ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, इसलिए सीधा हम इसको जूल बोल सकते हैं। ठीक है, 1.25 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1.25 केजी जूल हो जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग, 1.25 जूल इक्वल्स टू कितना था, वो 10 था, 10 जूल प्लस WRF। ठीक है, यहाँ से WRF क्या आ जाएगा, W छिप तो नहीं गया, थोड़ा सा छिप गया है, चलिए मैं इसको भी WRF वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, WRF क्या आ जाएगा, 1.25 माइनस 10 जूल्स।
ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8.75 माइनस ऑफ 8.75 जूल आ जाएगा। अब ये देखिए महानुभावों को माइनस लिखा है, हाँ लिखा है, माइनस लिखा है, मुझे लगा प्लस में कैसे आंसर आ गया उसके पास। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये माइनस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है उल्टा है। ठीक है, इसका जो हमने ग्रेविटी का वर्क लिखा है वो +10 जूल लिखा है। ठीक है, और इसी चेंज काइनेटिक एनर्जी भी प्लस में लिखा है, मतलब कि ये क्या दोनों नीचे की ओर हो रहा है, और रेजिस्टिव फोर्स चूंकि ऊपर की ओर लग रहा है तो बाय डिफॉल्ट इसमें माइनस आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? अपना वर्क है। वर्क के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क क्या होता है मित्रों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू, हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि फोर्स का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ऐसा होता है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं मॉड्यूलस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहने का क्या मतलब है, जैसे ये एक चीज़ है ठीक है, इस पर फोर्स ऐसे लगा और ये नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पहुँचा। अभी इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, तो इधर वाले चूँकि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हुआ है, आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में देख सकते हैं कि ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं हुआ है, मतलब ये कुछ काम नहीं कर पाया होगा। काम यही कर पाया होगा जो फोर्स का जो कॉस थीटा वाला जो फैक्टर होगा वही उसको डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में मूव करवा पाया होगा। ठीक है ना? तो इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ से कि दो जो वेक्टर हैं उनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और हमारा कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, अब इसको पढ़ना जरूरी है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट को अलग रखिए। प्रोडक्ट ऑफ किस चीज़ का? प्रोडक्ट ऑफ किस चीज़ का? कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स मतलब एफ कॉस थीटा, कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा एफ कॉस थीटा मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोडक्ट किसके बीच का है? एक तो एक फैक्टर अपना ये है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी का मॉड्यूलस। ठीक है, ये यहाँ पर आपका बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, अब इससे हमको 2-3 केसेस निकल के आते हैं। जब आप ये देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ठीक है, अब डी कभी मैं छोटा दिखा रहा हूँ, बड़ा दिखा रहा हूँ, बट उसको इग्नोर मार सकते हैं आप, है ना? इक्वल्स टू एफ मॉड्यूलस डी मॉड्यूलस कॉस थीटा। अब वर्क डन कब जीरो हो जाएगा? 3 केसेस आते हैं जहाँ पर वर्क डन जो है हमारा जीरो है। पहला, अगर फोर्स जीरो हो, दिस इज जीरो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ठीक है, फोर्स लग रहा हो, अब फोर्स नहीं लग रहा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, हो सकता है, मतलब वो भी आते हैं केसेस पे। ठीक है ना? फोर्स नहीं लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स चूंकि नहीं लग रहा है इसलिए वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अगर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो भी एक केस बनेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स लगने के बाद भी हमारा आंसर जीरो ही आएगा। और तीसरा क्या होगा? इन दोनों के बीच का थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा? वर्क डन जो है सो हमारा जीरो निकल के आएगा। तो एक एक करके केस लेते हैं और समझते चलते हैं इनको। ठीक है, ज़्यादा मैं रश नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए चीज़ सब। ठीक है, तो पहला फोर्स जीरो करते हैं। फोर्स जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, थीटा की तो बात ही नहीं आती क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं ना, फोर्स है ही नहीं, मतलब कि एक ही लाइन है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सिर्फ। ठीक है, थीटा आप किसके साथ लेंगे? थीटा के लिए तो फोर्स का भी वेक्टर चाहिए होगा ना, फोर्स का तो वेक्टर ही नहीं है, फोर्स की वैल्यू ही जीरो है, तो ये थीटा जो है कुछ भी नहीं आएगा। ये थीटा हटा देते थोड़ी देर के लिए। बट इसमें वर्क डन क्यों जीरो आ जाएगा? क्यों जीरो आएगा? केस पहले कौन सा होना चाहिए? केस जैसे मान लीजिए आइडियली हम क्या बोलते हैं कि न्यूटन्स का जो था फर्स्ट लॉ, इनर्शियल लॉ जो था, उसमें क्या बोला गया था
न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बोला गया था कि कोई भी जो बॉडी है वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आइडियल केसेस में बात कर रहे हैं कि एकदम फ्रिक्शनलेस कोई सरफेस है, क्या है हमारे पास, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। आपने इसको एक इनिशियल पुश दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इस पर से फोर्स हटा लिया। नाउ दिस बॉक्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। तो बॉक्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट विल कीप मूविंग अंटिल एंड अनलेस अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इस केस में, डी वेक्टर तो यहाँ निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पर फोर्स वेक्टर जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये पहला वाला केस था जब फोर्स 0 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस केस में हमारा क्या आएगा, वर्क डन जो है वो 0 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे केस पे कि ये जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0। ये तो बहुत ईजी केस है, एक वॉल है, ठीक है ना, इसको आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप पुश कर रहे हैं, इस वॉल को आप पुश कर रहे हैं, वॉल इज नॉट मूविंग, फोर्स आप लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा वर्क जो है वो 0 आ जाएगा। ये समझ में आता है, ठीक है। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है हमारे पास कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाला हो चुका है, थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ सपोज देयर इज अ टेबल और इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है। पहला वाला ही केस ले लेते हैं जिस पे अपनी इनिशियल पुश ले लिया और वो ये मूव करता चला गया, v के वेलोसिटी से मूव करता चला गया, एंड दिस विल कीप ऑन मूविंग अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक ये मूव करता रहेगा। मान लेते हैं टेबल का सरफेस, टेबल ही नहीं रखिए, फ्लोर रख लीजिए, क्योंकि टेबल तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, फ्लोर जो है वो चलता ही चला जाता है, ठीक है। तो ये फ्लोर ले लीजिए, अगेन ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है ना, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, इस पर ये मूव करता जा रहा है अपना ऑब्जेक्ट जो है। अब इसमें समझिए कि इसमें तो वर्क डन 0 आ रहा है, कौन से क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इसमें और फोर्स लग रहा है जो हमने पहले वाले में नहीं काउंट किया था, क्योंकि हमको उसका उस टाइम में उसका जरूरत नहीं था, लेकिन दूसरे वाले में हम लोग काउंट करेंगे, बाकायदा इसको काउंट करेंगे दूसरे वाले में। और वो कौन सा है, इस पर एक mg का फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही होगी, यानी mg नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है। अब ये mg का जो फोर्स लग रहा है और ये वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो आप खुद ही समझिए कि जो फोर्स किसी पर लग रहा हो, जो फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा हो और वो फोर्स उस बॉडी को अपनी दिशा में मूव ही नहीं कर पाए, तो वो फिर काहे का फोर्स, ठीक है, फिर काहे का वर्क डन। तो फोर्स तो है बट वो काहे का वर्क डन, दैट इज 0, वर्क डन इक्वल्स टू 0। मतलब ये थर्ड केस है जहाँ पर फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है, मूवमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है इधर की ओर हो रहा है, और इस केस में 90 डिग्री का ये बन रहा था, तो काहे का वर्क डन, दैट इज 0, ठीक है। ये तीनों केस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सिंपल था तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए, हाँ सिंपल था। उसी को यहाँ पर थोड़ा एलैबोरेट करके लिखा गया हुआ है, ठीक है, कुछ लाइन से देख लेते हैं। इफ़ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट देर इज़ नो वर्क डन इवन इफ़ द फोर्स इज लार्ज, ठीक है। आपने अगर रिजिड वॉल को पुश किया है तो कोई वर्क डन नहीं होता है, ग्रेविटी वगैरह का भी एग्जांपल कुछ है इसमें, देख लीजिएगा। नो वर्क इज़ डन इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, ठीक है, ये तो हम पर देख लिए अभी, फोर्स इज़ 0, ठीक है, और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ग्रेविटेशन वाला कुछ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अर्थ और मून के बीच का दिया हुआ है। अभी अर्थ ये है और इसके चारों साइड पर मून घूम रहा है, थोड़ा गोल होना चाहिए था, है ना, ये मून घूम रहा है, इस पर क्या ग्रेविटेशन फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, दिस इज मून, और इसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगा, ठीक, किसी भी इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स के जो ये है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो अर्थ का ग्रेविटी है वो कुछ काम नहीं कर रही है उसको मूव कराने में, ठीक है। अब उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि अर्थ की ग्रेविटी नहीं होगी तो मून फिर टिकेगा ही नहीं, है ना। अपना फंडा इतना ही है कि कॉस 90 हो गया मतलब वो 0 हो गया और वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। ज़्यादा लॉजिक में नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर और भी बहुत सारी बातें आने लग जाती हैं ना, ज़्यादा मैंने साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक, लेकिन यहाँ पर क्या हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमारे काम का बस इतना ही है। अगर आप डिटेल में जाएंगे उसको पढ़ने के लिए तो आएगा बाकायदा, वो मून का जब ग्रेविटेशन है उसका कुछ काम तो होता ही है,
या सन का जो सॉरी अर्थ का जो ग्रेविटेशन उसका काम होता ही है, बट इस केस में दैट इज़ जीरो। बाकी अलग फैक्टर्स के कारण कुछ हो रहा होगा तो उसके बारे में हमको अभी चर्चा नहीं करना है, दैट विल बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा? जब 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा होगा। नेगेटिव कब होगा? 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा। मान लीजिए कि एक बॉक्स इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर की ओर, तो ये फोर्स जो है ये तो पॉजिटिव वर्क करेगा क्योंकि थीटा इज 0 डिग्री, बट दिस फोर्स विल बी डूइंग नेगेटिव वर्क। जितना ये पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा उतना ये नेगेटिव वर्क यहाँ पे कर रहा होगा। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिए कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जितना लग रहा था उतना ही अपोजिट फोर्स लग रहा था, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ या उस टाइप की बातें होती थी। लेकिन वर्क डन के केस में ये ज़रूरी नहीं है। दिस माइट बी पॉसिबल कि जितना वर्क उस डायरेक्शन में उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्या ज़रूरी नहीं है? कि जितना वर्क डन पॉजिटिव में हुआ है उतना ही नेगेटिव में हो। फोर्स तो होगा ही होगा इस फ्रिक्शन वाले केस में, लेकिन यहाँ वर्क डन भी दिख रहा है कि इक्वली एंड अपोजिट है, बस माइनस का साइन आ जा रहा है। इक्वल अपोजिट मतलब वही हो गया, सेम मैग्नीट्यूड एंड माइनस का साइन, बट ज़रूरी नहीं है। ये आगे एग्जाम्पल आएगा तो हम देखेंगे, ये यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद रखना है, ये मैं स्पेशली इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ, और फिर से आएगा तो फिर से मैं मेंशन करूँगा कि आप ये गलतियाँ ना करें। इसी पे आपका जेई वगैरह जो पूछ देती है ना, आसान सवाल पूछ देगी आपको जेई, मतलब आई हैव सीन कि आईआईटी जेई नीट वगैरह में डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल उठा के पूछ देते हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी पे देखते ही नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट ही दे देगा, असर्शन रीजन ही दे दे किसी बार कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या ट्रू है, तो आपको लगेगा हाँ यार ट्रू होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन वाला एग्जांपल दे देगा, फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी नेगेटिव वर्क कर रही है, तो क्या ये हमेशा ट्रू है? तो आप बोलेंगे हाँ लग तो रहा है हमेशा ट्रू है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी वर्क एंड एनर्जी का सेम डायमेंशन है, वो हम लोग बात कर चुके हैं। ये है ना -2 वाला जो फैक्टर था। अब इसमें क्या थोड़ा अलग दिखाया है, आप इसको मतलब ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को आप ऐसा अलग भी लिख सकते हैं। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये बताया था। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्या बताया था कि ये डिवाइड में रख लीजिए कि ये नीचे है तो इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा, नीचे रहेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है, जूल वगैरह इसका ये ऐसा यूनिट है, ये सब यहाँ पर बात की गई है, पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बताने लायक। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पर। इसमें आप देख सकते हैं ये कन्वर्जन का, ये आपको याद रखना है। अर्ग वाला चीज़ थोड़ा कम ही मैंने देखा है अपने जीवन काल में। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी और ये किलोवाट आवर ये सब तो काफ़ी काम आता है, किलोवाट आवर तो खास करके काम आता है। ठीक है, बाकी और भी काम आएंगे, ये सब भी काम आते हैं, जब आएंगे तब देखेंगे, आपको वैल्यूज़ याद रखने पड़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन, ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, मतलब फ्रिक्शन की बात हो रही है। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? ठीक है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, ये एक सवाल आया। अब क्या है कि साइकिलिस्ट जो है, मान लेते हैं इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे तो साइकिल ऐसा तो कुछ दिखता है ना, कैसा दिखता है साइकिल, मैं भी भूल गया, मोटरसाइकिल बन गया लगता है ये तो, कुछ ऐसा मान लेते हैं ना। इसमें एक सीट है, आप बैठे हुए हैं, ये पैडल चला रहे हैं, ऐसा कुछ, ये एक रोड है। ठीक है, 10 मीटर लगता है, यानी यहाँ से शुरू करेगा। अब इसको क्या है कि पॉइंट मान लेते हैं, अब 2 चक्का का बात हो रहा है तो हम एक ही चक्का पे मान लेते हैं, इसको एक चक्का पे मान लेते हैं, और ये यहाँ जाकर रुक जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पे ये रुक गया जाके। ठीक है, इस पर क्या लगा, रोड क्या लगाई है, इस पर अपोजिंग फोर्स लगाई है 200 न्यूटन का, ये मीटर में। ठीक है, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन। ठीक है, अपोज टू द मोशन मतलब ये मोशन इधर की ओर हो रही थी और ये ऐसा हो रहा था। अब ये पूछा कि हाउ मच वर्क इज डन, था वर्क इज डन क्या होता है, एफ मास इंटू 2 नहीं, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन नहीं होता, फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 200 न्यूटन, एस कितना है 10 मीटर्स, और कॉस थीटा कितना, नाउ दिस
मूवमेंट इधर हो रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्रीज हो गई, राइट। थीटा की वैल्यू 180, दिस इज इक्वल टू -1, यहाँ से आ जाएगा 2000 जूल -1, ठीक है। अब न्यूटन में यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर न्यूटन दिया हुआ था, तो न्यूटन का ऑलरेडी मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का पहले ही मतलब होता है, इसलिए हमको यहाँ पर 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ करने का ऐसा जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हमको केजी में यहाँ पर वैल्यू था, केजी मीटर स्क्वायर था, और यहाँ पर एक और मीटर आकर के केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बन गया, जो कि ये जूल बना दिया। तो यूनिट का थोड़ा अलग से ध्यान रखेंगे आप लोग, यूनिट एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग वी टेंड टू नेग्लेक्ट, और ये गलती हमको एग्जाम में मार्क्स वगैरह में दिक्कत कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पूछा है कि व्हाट इज हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। साइकिल रोड पे कितना वर्क है, साइकिल भी तो फोर्स लगा रही होगी, जितना वो फोर्स लगा रही हो, फ्रिक्शन जितना लगा रही है उतना साइकिल भी फोर्स लगा रही होगी रोड पे, राइट। बट रोड इज नॉट मूविंग, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। आप ये पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। जो काम का लाइन है अपना वो यही है, द वर्क डन ऑन ए बाई बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्क डन ऑन बी बाई ए, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल। काइनेटिक एनर्जी पर आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बस काइनेटिक एनर्जी करते हैं और इसको रैप अप करते हैं। टाइम कितना हो गया, 26 मिनट हो गया। काइनेटिक एनर्जी पर आ जाइए। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, के इक्वल्स टू हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। दोनों वेक्टर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, आपस में ही होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप यहाँ पर गौर कीजिए एक चीज़, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। हमने देखा था ना, आई और आई के वेक्टर दो जो अगर सेम वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, राइट। एंगल 0 डिग्री होता है, माने इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ वी कॉस 0, कॉस 0 इज 1। यहाँ पर सीधा हम लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर, हम लोग सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूलस में वैल्यू है, वेक्टर की बात अब खत्म हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। और ये क्या निकल के आता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द वर्क, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या कहना चाह रहा है, मूवमेंट के मतलब मूवमेंट जो हो रहा है, जो मोशन जो हो रहा है, उससे आप क्या काम कर सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। लाइक व्हाट वी सी, सबसे इजी एग्जांपल इसका क्या है कि हम लोग बांध बनाते हैं, लाइक राइट। आपने बांध वगैरह का नाम सुना होगा, इसके इधर पानी हम इधर रोक के रखते हैं, पानी रोक के रखते हैं। अब ये पानी जो है वो सप्लाई के लिए भी यूज़ करते हैं, और इधर से धीरे धीरे पानी गिर रहा होता है। यहाँ पर एक ना पावर हाउस बना हुआ होता है, पावर हाउस में टर्बाइन डायनेमो होता है। ये क्या करता है कि ये जो ऊपर से गिरता है पानी इस पर, तो टर्बाइन जो है वो रोटेट होता है, ठीक है। आप किसी भी चक्के पे आप पानी गिराइए, आप गाड़ी का चक्का तो रुका हुआ है उस पर नहीं, कोई सा भी पंखी टाइप का ले लीजिए, कुछ भी पेपर का बना लीजिए या कुछ ही ले लीजिए, उसमें एक आप पानी गिराइए तो आप देखेंगे कि वो रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि उसका जो ये फोर्स है, जिस फोर्स से वो ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल उसको घुमाएगा, नचाएगा उसको, राइट। जैसे वो उसको नचाएगा तो ये टर्बाइन नचाएगा, टर्बाइन डायनेमो को नचाएगा, डायनेमो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कन्वर्टिंग दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक से किस में गया, वो टर्बाइन में, टर्बाइन घुमाया मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में गया। मैकेनिकल एनर्जी वो क्या किया, वो डायनेमो को घुमाया, और वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में चला गया, मैकेनिकल एनर्जी में चला गया, और मैकेनिकल एनर्जी किस में चला गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चला गया। तो ये कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी चल रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमने लाइन पढ़ा है उसका क्या मतलब है, क्या भी पढ़ा ये है। इसका मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पानी है। पानी क्या कर रहा है, टर्बाइन घुमा रहा है, तो वर्च्यू ऑफ मोशन से ही तो घुमा रहा है। अगर पानी स्थिर है, आप किसी तालाब में जाके उसको डुबाइए, नहीं घूमेगा वो, लेकिन रनिंग वाटर कैन रोटेट इट, राइट। ये चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो नोशन हैज़ बीन, अच्छा ठीक है, ये सब तो खैर पढ़ लीजिए। और क्या हो सकता है, ग्राइंडिंग कॉर्न, ठीक है, सेलिंग शिप्स, ठीक है। सेलिंग शिप्स में क्या होता है, वो जो पहले क्या था, अपने पास मोटर बोट्स नहीं होते थे, तो आपको अगर थोड़ी सी यहाँ मैं कहानी बता दूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अपना टॉपिक खत्म है, एक आध सवाल ये देखना है बस।
तो एक छोटी सी एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिनको जिनको हिस्ट्री बोरिंग लगा है उनके लिए थोड़ा स्टोरी है ये, ठीक है। ये अपना अफ्रीका है, अफ्रीका का मैप तो देखा होगा ना सब लोगों ने, ठीक है। इसके ऊपर अरबिया आ जाता है, ठीक है। अरब वालों के पास जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा ना, वो उस दिन वो लोग भिखारी हो जाएंगे। अभी जितना उछलना है उछल लें, एक बार इनका तेल खत्म हो गया तो इनके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, तेल की इकोनॉमी। या सुनते होंगे आपकी अरब में टैक्स नहीं लगता, क्योंकि अरब में तेल बेच के ही इतना पैसा आ जाता है कि उनको टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब MBS का है कि वो टैक्स लगाना शुरू किया है उन्होंने, और उन्होंने बहुत कुछ लिबरलाइज किया है, क्योंकि उनको भी पता है, दिख रहा है कि डाउन द लाइन समवेयर 100 ईयर्स आफ्टर और 200 ईयर्स आफ्टर वो जो पूरा एरिया है वो सुनसान वीरान पड़ने वाला है, वहाँ कोई नहीं रहेगा, ठीक है। रहने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ तो तेल के भरोसे सब कुछ खरीदा के आ रहा है। वंस द तेल फिनिशेज ऑफ, उसके बाद वहाँ पर क्या काम? तो वो वापस वो वैसे डेजर्ट हो जाएगा जैसे आज से कोई बहुत हज़ार साल पहले रहा होगा। चलिए, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना देश है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया तो इधर है, ठीक है। अपना युगांडा है यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या था ना कि आपको ये पता होगा कि साउथ वेस्ट मानसून आपने पढ़ा होगा 9th क्लासेस में, साउथ वेस्ट मानसून आपने पढ़ा होगा। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है कि हमारा जो मानसून है ये इधर गर्म हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर गर्मी हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर ठंडा होता है, कोल्ड होता है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो ये क्या होता है कि यहाँ से ये विंड चालू होता है और यहाँ कुछ एक बैरियर मिलता है। थोड़ा टेक्निकल चीज़ हो जाएगा ये, अगर ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा तो मान लेते हैं कि कुछ एक हवा का बैरियर यहाँ पर होता है। तो क्या होता है ना कि ये यहाँ से घूम के ये विंड इधर की ओर चला जाता है, ठीक है। उस डिटेल में नहीं जाते हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ एक बैरियर जैसा उसको मिलता है। एटमॉस्फेरिक बैरियर ही है, कोई ऐसा कुछ पहाड़ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये विंड होता है, टर्न होकर ये इधर चला जाता है। दिस इज साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। डायरेक्शन देख सकते हैं आप, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। इसीलिए इसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। पूरा वेस्टर्न घाट पर इससे पानी होता है, ठीक है। ये एक केस हो गया। तो क्या कब से कब होता है ये समवेयर अराउंड आपका अप्रैल से लेकर के सितंबर तक रहता है। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक मोस्टली ये आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अप्रैल थोड़ा कमज़ोर रहता है, लेकिन जैसे ही मई जून जैसे ही पहुंचता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उसके बाद ये इधर की जाता है। क्या करते थे ये लोग कि यहाँ से शिप लेते थे। ये जो शिप वाला जब आपको पढ़ा रहा था मैं, उसी से मेरे को एग्जाम्पल ध्यान आया। यहाँ पर शिप होता था एक, ठीक है। तो इसके पास क्या होता था, एक ये झंडा जैसा होता था, जो इसको हवा का झोंका जो होता था उस शिप को अपने साथ खींचते लेते हुए पानी में चला जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि अप्रैल मई के अराउंड में यहाँ दे सेट सेल, और ये हवा जो यहाँ है ये इनको लेकर पहुँच जाता था यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे लेकर पहुँच गया था। इंडिया का जो ये बॉर्डर है, यहीं पर देखेंगे आप, पुर्तगाल वगैरह ये सब जो है यहीं पर आए थे। और अरब मर्चेंट्स, पुर्तगाल तो बहुत लेट में आए हैं, लेकिन अरब मर्चेंट्स और ये सब जो था आपका ग्रीस वगैरह से ट्रेड जो है अप्रॉक्सीमेटली 2-4 हज़ार साल से तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 4,000 साल से चल रहा है। तो उनके पास इतना ही ज्ञान था कि ये हवा जो है इधर की ओर जाती है, तो ये लोग इधर से इधर पहुँच जाते थे, ठीक है। ये हवा के साउथ वेस्ट मानसून जो है वो उनको यहाँ इस शिप को यहाँ पहुँचा देता था, ठीक है। अब ये वापस कैसे लौट के आएंगे? तब क्या होता था कि जैसे ही वहाँ पर ठंडा आता था, जैसे ही यहाँ पर ठंडा आया तो शिप भाई साहब क्या है, अपने वास्को डी गामा टाइप का आदमी सब जो है वो यहाँ पर आकर शिप लेकर रुका हुआ है, ठीक है। शिप लेकर यहाँ पर रुका हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पर ये ठंडा हुआ, ये इक्वेटर था अपना, यहाँ पर समर हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया हो जाता है। ये पूरा लो प्रेशर एरिया हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अपने यहाँ ठंडा पड़ने लग जाता है, विंटर आ जाता था। कब की बात कर रहा हूँ मैं? दिसंबर के आसपास की। जैसे विंटर होता था यहाँ पे, तो ये जो क्या हो गया, हाँ विंटर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता था। तो यहाँ से क्या होता था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाएगा, तो ये क्या होता था, हवा ऐसा जाता था, ये ऐसा हवा जाता था। तो ये वापस दिसंबर में बैठते थे, ये मई में निकले और जुलाई अगस्त तक पहुँच गए यहाँ पर। 2-4 महीना वेट किया और फिर ये हवा जो का रुख उल्टा हुआ और ये वापस शिप जो है इनके साथ पिए, ये वापस यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में ऐसे ही ट्रैवल करते थे। उस समय मोटर बोट्स वगैरह नहीं होते थे, तो हवा के से ही उनको लगता था एक साल में, मतलब वो एक बार ही ट्रैवल कर पाते थे। एक बार आप जा पाएंगे और एक बार आप आ पाएंगे, ठीक
ठीक है, क्योंकि वो तो सीधा सीधी हवा से चलना है और हवा का रुख जो होगा उधर ही आपको आपके बोट को ले जाएगा और आप कुछ कर नहीं सकते हैं उस चीज़ का। बहुत से बहुत आपको अगर लग रहा है कि नहीं हवा का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, व्हाट यू कैन डू इज़ कि उस वो जो ये होता था जो क्या होता है क्लोथ का जो वो बना हुआ होता था उनका, बेसिकली नाम मैं मिस कर रहा दिमाग से, जो तो उसको वो लोग समेट लेते थे कि भाई मेरे को उधर नहीं जाना, मेरे को इधर जाना है और हवा इधर जा रही है तो ये शिप भी उधर ही चला जाएगा, तो उधर नहीं जाना, तो वो क्या करते क्लोथ को समेट लेते थे एंड दे वेटेड कि भाई बीच समुद्र में वो वेट कर रहे हैं कि हवा का डायरेक्शन जब इधर होगा तो वापस हम क्लोथ फैलाएंगे और हम लोग फिर इधर ट्रैवल करेंगे, राइट। तो कुछ ऐसा होता था। चलिए, तो आज स्टोरी वाला पार्ट हो गया है। अब हम लोग लास्ट सवाल एक देखते हैं, ठीक है। कॉलेज का इलेक्शन हम लोग अगले में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी मज़ा आया हो तो आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। हाँ, कहाँ गया? अब ये सवाल देखिए, लास्ट पार्ट है, सवाल देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसको रैप अप कर लेंगे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कहाँ गया? इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स, अगेन ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर्स। द बुलेट emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? ठीक है, तो पहले तो आप इसका ये निकालिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको सीधा इक्वेशन बना के बताता हूँ और आप इसको बस फॉलो करते चलिए। ये बोला है कि हमको डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड पूछा है, तो v फाइनल है, मान लेते इसका v फाइनल का वैल्यू पूछा है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज के बारे में बोला है कि 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के क्या है, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 1/2 m u स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, इसका बोला है 10%, ठीक है। 10% ऑफ मतलब ब्रैकेट तो ऑफ मान लीजिए, 10% लिख ही देता हूँ मैं, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m vf स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक। ये हमको कैलकुलेशन करने बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए हाफ और m हम यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10, सॉरी 10/100 इज 1/10, तो 1/10, और चूँकि कुछ ऊपर में नहीं है तो सीधा हम u स्क्वायर लिख लेते हैं। u स्क्वायर की वैल्यू तो हमको पता है ना, u स्क्वायर कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 200 का स्क्वायर है। यहाँ पर हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मास हमारा था ग्राम में, ठीक है, मास हमारा था ग्राम में, बट वो हमारा चूंकि मास कट गया तो हमको मास को कुछ छेड़ मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थिकनेस पे चूंकि सेंटीमीटर में तो उसके लिए कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन थिकनेस मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कहीं दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। ये कट गया, v फाइनल हमको निकालना है, माइनस u स्क्वायर कितना है, 200 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद इसको हम लोग इधर लेके चलेंगे, वीएफ को हम अकेले करना चाह रहे हैं, राइट। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ का जी, थोड़ा छोटा करें, यस, मित्रों एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये 10% नहीं होगा, दिस विल बी 90%, ठीक है। चलिए एक बार ना मैं आपको फिर से ये चीज़ बता देता हूँ, मतलब ये अप्रोच सही जा रहा था, बट सॉरी यहाँ पे ना कुछ
यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, हम उसको थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, अब ये निगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो उस हिसाब से ये निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। अगर फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तब तो ठीक है, वेल एंड गुड, पॉजिटिव आएगा। अगर फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा है, तो ये माइनस वैल्यू डोमिनेट कर जाएगा इस पे, और ये आंसर माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एमरजेंट ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी था, दैट वाज 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वाज 10%। तो इनिशियल कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ होगा? 90% हुआ होगा, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, कुछ भी आप कर लीजिए, मॉड्यूलस लगा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ मिस कर गया था। मैंने क्या किया था कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर कर दिया था डिफरेंस को, बट डिफरेंस किसके बराबर होगा? डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस कितना है? 90% है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 90% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज कितना हुआ है? रिमेनिंग 10% है, इनिशियली 100% था, रिमेनिंग 10% है, तो चेंज कितने का हुआ है? 90% का हुआ है। तो 90% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu²। ठीक है, ये अपना चेंज है। ठीक, इक्वल्स टू 1/2 mvf² माइनस u²। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करना है कि यहाँ पर साइन का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हमको ये पता है कि इनिशियल जो है वो फाइनल से ज़्यादा है, तो ये आंसर इधर माइनस में आएगा, तो इधर भी इसको माइनस में आना पड़ेगा, तो आप पहले ही माइनस लगा लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप इसको उल्टा कर लीजिए। ठीक है, u² माइनस vf²। क्यों ऐसा किया मैंने u² माइनस vf²? क्योंकि ये जो अमाउंट था वो जो है वो इससे बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो था वो फाइनल काइनेटिक से बड़ा है। क्योंकि कैसे पता चला ये बात? तो हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, साइन बैलेंस में चलता है। ये थोड़ा सा भी आप इधर उधर होंगे तो वो गड़बड़ा सकता है। और दूसरा चीज़, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैंने 90% लिया है। अब ये तरीका जो मैं सॉल्व करने का आपको बता रहा हूँ, अब आपको आप इसी तरीके से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है। ये तरीका क्या है कि आपको जेईई और नीट के सवाल में हेल्प करेगा। एक लाइन में भी आपका इक्वेशन दिमाग में ही फॉर्म होगा, सीधा सीधी आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब थोड़ा ये लंदी हो जाएगा, ये तो छोटा सवाल है तो आराम से हो गया, लेकिन थोड़ा भी बड़ा सवाल आएगा तो आपको एक लाइन वाला अप्रोच ज़्यादा काम आता है, क्योंकि एक बार आपने ये सोच लिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये देखते चलिए बस। ठीक है, ये कट दिया, ये कट दिया। ठीक है, 9/10 90% लिख दिया, इंटू u² इक्वल्स टू u² माइनस vf²। ठीक है, vf को इधर लेके आते हैं, vf² इक्वल्स टू u² माइनस 9u²/10। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा। इससे माइनस करेंगे जब, तो u² कॉमन लेके आप 1 माइनस 9/10 कर सकते हैं, दैट इज़ 1/10, और u²/10 आ जाएगा। ये माइनस कीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब इसको क्या है कि u² क्या लिख सकते हैं हम? 200 का स्क्वायर अपॉन 10। ठीक है, तो vf क्या आ गया? vf², सॉरी स्क्वायर अब नहीं चाहिए, तो रूट लेना है। vf² इक्वल्स टू √200/10, 200² 10। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 सीधा सीधी बाहर आ गया और √10 रह गया। अब इसका आप इतना तो मैथमेटिक्स आप इसका वैल्यू डाल करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी चेक कीजिएगा, ये भी आप निकाल के देखिएगा। तो इसको मतलब जैसे पॉइंट है इसको हटाइए और इसको नीचे को 2 से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू देगा। ये आंसर करेक्ट है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस आगे इसके बाद मैथमेटिक्स है तो वो आप जैसा सॉल्व कर पाएँ, जैसा फॉर्म में आपको आंसर दिया हुआ हो उसके हिसाब से आप उसमें टिक कर सकते हैं। बाकी जो आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। देखिए 2 × 100 लिखा हुआ है ना, अभी इसको क्या लिख सकते हैं? अंदर वाला शिफ्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। रूट चलिए लगा ही लीजिए, रूट आप ही। ठीक है, 2 × 100 तो पहले से लिखा हुआ है, अपॉन 5, इसमें 0.05 था, इंटू ऊपर 100 आ जाएगा, इंटू इसको 2 कर देंगे तो इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि 200 × 200 का स्क्वायर आ गया, एंड 5 × 10 जो है ये आपको 10 आ गया। ठीक है, तो सेम चीज़ है, आंसर आपका 63 आ गया। यहाँ से एक देखने वाली बात क्या है कि काइनेटिक एनर्जी तो हमने बोला कि 10% बचा हुआ है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हमको क्या बचा हुआ है? 10% बचा हुआ है, लेकिन वेलोसिटी जो गिरी है वो
68% ही गिरा है, क्योंकि इनिशियली कितना वेलोसिटी था, 200 था, 200 मीटर पर सेकंड था। फाइनल वेलोसिटी हमारा 63.2 आया, मतलब कि 68% का फॉल आया। अप्रॉक्स वैल्यू है, आप इसको निकाल सकते हैं, बाकी मतलब कितना परसेंट गिरा है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी 90% गिर गई। ये देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 90% दिया हुआ है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 90% था, बट चेंज इन वेलोसिटी वाज ओनली 68%। मतलब अगर ये पूछा जाए कि जितना काइनेटिक एनर्जी गिरेगा उतना ही वेलोसिटी भी गिरेगा, उतना ही परसेंटेज वाइज, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एसेशन रीजन टाइप के सवाल में आ सकता है, एक आध एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, इसको हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के लिए स्टोरी हो ही चुका है। बाकी मेरे कॉलेज वाला स्टोरी अगले में देखते हैं। ठीक है, आप पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और थैंक यू, टाटा, गुड बाय।